नॉलेज डिकोडर। और आप लोग बहुत सरप्राइज होंगे सर आज आप रिकॉर्डेड सेशन ले रहे हो, है ना? तो आप रिकॉर्डेड सेशन में आया करेंगी और जब देखेंगे कि लाइव क्लासेस करना है तो लाइव क्लासेस हम लोग करेंगे, ठीक है ना? टेंशन मत लेना है सर, कंटेंट सेम ही रहेगा। लाइव क्लास में तो अपन डिस्कस कर पाते थे और कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई चेक करने में पड़ता है तो सवाल कमेंट, ठीक है? तो चलो, तो मोगेम्बो सीरीज उसका न्यू सेशन में देखते हैं क्या सीन चल रहा है, ठीक है? देखो, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर d and a hollow shaft of external diameter d and internal diameter of d for the same torque is given by, आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, देख लो। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी स्क्वायर, डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4 डी टू द पावर 4, फिर डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4 बाय स्मॉल, ये देखो कैपिटल डी टू द पावर 4 है एंड इट इज गिवन स्मॉल डी टू द पावर 4। समझ रहे हो बात? यही चीजें हैं, आ रहा समझ में? तो बताओ क्या करोगे, कुछ आइडिया लग रहा है? देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन क्या बोल रहा है, सेम टॉर्क, देखो फॉर्मूला वही है, टी बाई पी बराबर टॉ बाई आर बराबर जी थीटा बाई, वही यूज करना होता है, बट टॉर्क सेम है, तो इसमें जितना टी आएगा वो उसमें क्या हो जाएगा, अपना टी होगा, ठीक है? समझ में आ रहा सबको? अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, देखो ना समझे, देखो टी बाई पी बराबर टॉ बाई आर, टी बाई पी बराबर टॉ बाई आर, आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, देखो शियर स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो सबसे पहले अपना सॉलिड शाफ्ट का निकाल लोगे टॉ मैक्स, फिर आप जो हॉलो शाफ्ट है उसका आप टॉ मैक्स निकाल लोगे, क्लियर है? देखो ध्यान से, टी बाई पी बराबर टॉ बाई आर, तो हियर यू कैन कैलकुलेट टॉ इज इक्वल टू टी आर अपॉन आई पी, तो टॉ मैक्सिमम सॉलिड शाफ्ट का क्या हो जाएगा, टी तो भैया टी ही रहेगा, आर क्या हो जाएगा डी बाई टू, और ये जो आईपी है क्या हो जाएगा पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4, यू विल गेट 16 टी बाय पाई डी क्यूब। अब देखो यही क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है, क्या पूछेगा, टॉ टॉ बराबर हो गया क्या है 16 टी बाय पाई डी क्यूब, है ना? आपसे क्या पूछ लेगा कि डायमीटर पूछ लेगा, डायमीटर इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 16 टी पाई अपॉन जो टॉ है अंडर रूट कर लोगे, क्लियर? इसी तरीके से टॉ मैक्सिमम हॉलो शाफ्ट की बात कर लो, इसकी बात कर लो, जैसे बता दो टॉ मैक्सिमम हॉलो शाफ्ट की बात कर लो, तो फिर से अगेन व्हाट यू विल बी यूजिंग, यू विल बी यूजिंग दिस फार्मूला ओनली, टॉ इज इक्वल टू टी आर अपॉन आईपी, टी आर क्या हो जाएगा डी बाई टू, आईपी जो होगा दैट वुड बी हॉलो शाफ्ट है पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4, समझ लो यही चीज, और आर क्या हो जाएगा कैपिटल डी बाई टू, आर क्या हो जाएगा कैपिटल डी बाई टू, इसमें तो मान लो कैपिटल डी बाई टू था ही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आउटर डायमीटर, ठीक है? तो आप हॉलो शाफ्ट भी अगर यूज कर रहे हो ना बाबू, अगर हॉलो शाफ्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या कर लोगे, आर बराबर जो आउटर डायमीटर है, जो आउटर डायमीटर है उसका ले लोगे आर बराबर डी बाई टू, ऐसा नहीं कि तुम स्मॉल डी बाई टू लिख लोगे, क्लियर है? जो बाहर वाला है, ठीक है? तो व्हाट विल यू गेट व्हेन यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट टी इंटू डी इंटू 16 बाय पाई डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4। अब क्या भैया, अब तो सब सेम है भैया, रेशियो निकालना है, चलो निकाल लो, सब तेज हो, 16 टी बाई पाई डी क्यूब डिवाइड बाय ये डाल दोगे, ये तो भैया हमारे ऊपर चले जाएंगे, देखो, और ये नीचे चले जाएंगे, सबको कट कुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 बाय कैपिटल डी टू द पावर 4। तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है मेरे को, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कैपिटल डी टू द पावर 4, ये देखो ये करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए, क्यों होना चाहिए देख लो, मिला लो नीचे में कैपिटल डी टू द पावर 4 वी हैव गॉट दिस, ठीक है? अब समझो ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन, इफ एफसीके इज द स्टैटिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 456 2000, समझ रहे हो भैया 2000 की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से, सब क्लियर है? ये क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5000 नोट एफसीके, क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो बढ़िया, ये देख लो क्या क्वेश्चन है, द मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, देखो इट इज टॉकिंग अबाउट मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन द कंक्रीट बीम, देखो भैया बीम की अगर बात करते हो तो मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट 4% ऑफ एरिया देते हो, आप जानते हो सब लोग, है कि नहीं है? जानते हो नहीं जानते हो, सही बात है, और जो आपका मिनिमम देते हो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, है ना?
तो 0. ये तो टोटल मैक्सिमम हो जाएगा, 0.12 नहीं होगा, 0.85 BD अपॉन FY, 0.87 नहीं होगा, 0.85 BD अपॉन FY। क्लियर है? तो जब मैं आरसीसी पढ़ाऊंगा ना, टोटल रिकमेंडेशन एक ऐसा लेके आऊंगा ना, मैं समझ रहे हो, एक ऐसा लेक्चर लेके आऊंगा मैं टोटल रिकमेंडेशन में डिस्कस करूंगा, समझ रहे हो। फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी concept and code which would be very helpful in your exam। ठीक है, अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या भैया, द वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब फॉर अ रूम ऑफ प्लेन डायमेंशन 9x4 मीटर कैरीज अल्टीमेट वर्किंग लोड ऑफ इतना मीटर, इधर से यूडीएल है ये बाप, और क्या है पर मीटर है। डिजाइन मोमेंट फॉर द स्लैब वुड बी, तो डिजाइन मोमेंट ऑफ स्लैब क्या होता है, WL²/8। क्लियर? तो W कितना था भैया, 9 किलोमीटर L। अब तो L होता शॉर्टर स्पैन कितना, 4² / 8, तो 4 × 4 कर लो बाय 8 कर लो, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यू विल गेट योर आंसर 18। ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलो वाला क्वेश्चन। अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विथ स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12, अगर L ग्रेटर देन 12 है बाबू क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम। लेमडा L नहीं बाबू, लेमडा क्या होता है, ग्रेटर देन 12 होता क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। लेमडा अगर ग्रेटर देन 12 दैट वुड बी लॉन्ग कॉलम, दैट वुड बी लॉन्ग कॉलम। ठीक है, अगर लेस देन 12 हो जाता क्या हो जाता, शॉर्ट कॉलम। क्लियर है? सब तेजी इसमें। इस क्वेश्चन चलो बात कर लेते हैं। क्या द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है बाबू, ये फुटिंग की बात कर रहा है। ये कॉलम है, ऊपर से देख रहे हो, इसे ऊपर से देख रहे हो, ये कॉलम है, ये आपका फुटिंग है। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। तो आपसे पूछा जा रहा है भैया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कहां होगा, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो ऑप्शन एट द फेस ऑफ द कॉलम, एट डिस्टेंस d फ्रॉम द कॉलम फेस, एट द सेंटर ऑफ द कॉलम एंड एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द कॉलम फेस, यही पूछ रहा है। तो आप लोगों का आइडिया हो, अगर आइडिया नहीं भी हो तो मैं बता देता हूं आपको। तो अगर फुटिंग पे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर देखा जाए, दैट वुड बी क्या हो जाएगा, एट द फेस ऑफ द कॉलम, यहां आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां होता है, एट द फेस ऑफ द कॉलम। हाँ, पूछे सिंगल शेयर कहां होगा सर जी, एट अ डिस्टेंस d, एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। सर डबल शेयर कहां होगा सर, एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द कॉलम फेस। समझ लो बात। तो तीन चीजें आपको याद रखनी होती हैं कि भैया इफ इट वुड बी टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देन इट वुड अकर एट द फेस ऑफ द कॉलम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वेयर इट वुड अकर, it would be occur at the face of the column। okay, when talking about one way shear it would be occurring at a distance d from the column face, and when you are talking about double shear, we are talking about double shear है ना, या पंचिंग शेयर बोलते लोग, at a distance d/2 from the column face, ये हो जाएगा पंचिंग शेयर के लिए, मान लो ये हो जाएगा सिंगल शेयर जो होता है। और एट द फेस ऑफ द कॉलम, भैया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछेगा तो भैया फेस ऑफ द कॉलम पे भी आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per the Indian standard, the minimum grade of concrete to be used in liquid retaining structure, liquid retaining structure है तो भैया मिनिमम ग्रेड में M30 यूज करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा रिमेंबर रखिए क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि आते रहता है, कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन, इसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ सर्कुलर बंकर, देखना समझना। In the question it is given that a vertical wall of a circular bunker is subjected to a horizontal pressure due to coal stored therein. The wall of the bunker is designed for, मान लो बंकर है, इसमें आपको दिख रहा है सब चीज इस तरीके से लग रहा है, तो ऑब्वियसली जब इस तरह से टेंशन, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा होगा तो इसको तो भैया क्या करना चाहेगा, हुप टेंशन तो आएगा ही आएगा, और एक बेंडिंग मोमेंट भी आएगा ही आएगा। आप क्या बोल सकते हो, एक्सियल टेंशन, हुप टेंशन एंड शियर फोर्स, हुप टेंशन एंड बेंडिंग मोमेंट। हुप स्ट्रेस समझते हो ना आप, हुप स्ट्रेस सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है। मैं एक चीज बताया था कि देखो एक होता है थिन सिलेंडर, थिन सिलेंडर में बता चुका हूं, अगर हुप स्ट्रेस की बात करोगे दैट वुड बी PD/2T। थिन सिलेंडर की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट थिन सिलेंडर, व्हेन यू विल कैलकुलेट सिग्मा L दैट वुड बी PD/4T।
एंड इफ यू टॉक अबाउट द थिन स्फीयर, अगर थिन स्फीयर की बात कर रहे हो, देन देयर सिग्मा एच वुड बी इक्वल टू सिग्मा एल, दैट वुड बी इक्वल टू पीडी अपॉन 40। मतलब ऐसा सीन हो जाता है, you will see thin cylinder, their sigma h and sigma l will be different and they will be having different values, ठीक है। but when you are talking about thin sphere, here sigma h and sigma l would be equal, that would be equal to pd upon 40। okay, I think you must understand। चलो देखते हैं, we are moving towards the next question। देखो क्या क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन है ना, 10 मीटर लॉन्ग simply supported pre-stress concrete beam, if a pre-stressing force P, eccentricity E है, area of cross section A है, section modulus Z है, bending moment due to dead load M, I think MQR है। कोई देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है, एक है MG, एक है MQ। I think due to the dead load bending moment, I think it is written here that is QMG, okay, and bending moment due to live load, I think it is MQ, okay। The resultant stress due to dead load and live load at the top fiber at the mid span। देखो समझना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रख तो पहले ऑप्शन पे चले जाओ। भैया ऑप्शन में क्या दिख रहा है सबको, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और आपको ये देख करके पता चल रहा होगा ये क्या है, ये देख के पता चल रहा होगा, ये दोनों टर्म देख करके पता चल रहा होगा। यू मस्ट wondering about, yes, you must know the term, okay। what is this term tell? This term tells you that it is our direct stress, P by A is our direct stress, and that is क्या, flexural stress, sigma by y बराबर m by I, ओके। सिग्मा by m बराबर सिग्मा इंटू जेड टाइप से होता था ना बाबू, ठीक है, वही चीज है, सिग्मा बराबर m by z, सिग्मा बराबर m by z, m क्या होता है, P। अरे भाई मोमेंट निकालता नहीं जाते आप लोग। if let's suppose that there is a load acting here and it is at a distance of E, and if you want to calculate everything at the mid span, then definitely here an axial force will come, that would be your direct force, and a bending moment P into E would be coming here, okay। did you understand? ठीक है, it is okay। चलो तो चक्कर तो समझ में आ गया कि सर जी P by A और P by Z आ गया। हाँ, अब चक्कर आ रहा है कि सर how can we know that it would be minus, either it would be minus or plus, so you just have to go through the question again, and here it is written that what you have to do, resultant stress at the top fiber at the mid span। let's suppose that this is your beam and your loading is like this, definitely it would be, when you will draw the deflected shape, it would be like this, it would be like this, means when you are talking about top fiber it would be in compression, when you are talking about bottom fiber it would be in tension। सिंपल समझे, मैं बार बार बता चुका हूं। ऐसे अपना पेन लो, पेन को दबाओ, जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन खींचते हुए आपको दिखेगा, समझ लो ना, it would be seen like it is stretching, that definitely bottom will be having tension and top will be having compression। बॉटम के पास क्या होगा, टेंशन, टॉप के पास क्या हो जाएगा भैया, कंप्रेशन। क्लियर है यहां तक? अब देखो समझो, तो ओवरऑल जो टॉप फाइबर की बात करो तो इट इज कंप्रेशन, दैट्स व्हाई यू मस्ट राइट माइनस साइन हियर, यू मस्ट राइट माइनस साइन हियर। देखो P by A माइनस P by Z प्लस जो भी आपका एक्सटर्नल लग रहा है डेड लोड के कारण, और ये डेड लोड का स्ट्रेस आ रहा है, और ये किसके कारण स्ट्रेस आ रहा है बता दो, एक लाइव लोड के कारण आ रहा है। ये प्लस वाला तो इसी उड़ जाएगा, ठीक है, इस तो माइनस वाला खत्म हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू, ओके। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं फिर से कोई दिक्कत नहीं, मैं कमेंट बॉक्स से बता दूंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मजे में अगला क्वेश्चन। चलो बताओ सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग। द इंडियन स्टैंडर्ड IS 800/2007 divides various compression member cross section into how many buckling class? भैया 4 क्लास में होता है, ये चीज याद रखो भैया, 4 क्लास में लोग डिवाइड करता है। कितने क्लास है ब्रो? 4 क्लास में, ABC।
इसमें बताया भी था, एक क्वेश्चन आया भी था क्वेश्चन में कि आपका चैनल सेक्शन किस क्लास में आता है, तो सी क्लास में आता है। तो 4 क्लास में डिवाइड है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और करेक्ट आंसर होगी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये बताओ सब लोग, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, मैं तो पढ़ ही लिया हूं। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर से पूछा जा रहा है कि आपसे कि भैया ट्रांसवर्स स्टीफनर आर नॉट प्रोवाइडेड, तब आपसे पूछ रहा है कि डी बाई टी डब्ल्यू रेशियो क्या होता है। अगर आप व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग ट्रांसवर्स स्टीफनर्स, तो आप ये चीज समझ लो डी बाई टी डब्ल्यू लेस देन 200 होगा। एक बार आप लोग क्या करना, कोड में भी जाके एक बार देखना, कोड में भी आप एक बार जाकर देखना। मैं जब कोड पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब मैं कोड डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं कोड पक्का डिस्कस करूंगा, पूरा स्टील का डिस्कस करूंगा एक, और आरसीसी का डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वहां तक हम लोग बहुत सही तरीके से देखेंगे। अब तक यहाँ तब तक ये समझ लो कि ट्रांसवर्स स्टीफनर अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, देन योर रेशियो वुड बी लेस देन 200, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, समझना। The Indian standard IS 800 recommends in taking advantage of reduced design forces, the purlins be designed as continuous beam, simply supported beam, cantilever beam, tension member। भैया जो purlins होता है, purlins would be designed as continuous beam। कंटिन्यूस हो रहा था ना, purlins समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो भैया, घर तो देखी होगी, कश्मीर में जाओगे इस तरह घर बहुत दिखता है, कश्मीर में जाओगे इस तरह बहुत घर दिखता है। ये होता प्रिंसिपल राफ्टर, ये होता कॉमन राफ्टर। ये जो दिख रहा है ना, ये होता है अपना, ये होता है अपना, समझ रहे हो बात? पहली, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन में, इन द डिजाइन ऑफ बेस प्लेट द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो क्या आता है 0.45 FCK, यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 200 देखते हैं, अब आराम से निकाल लोगे। वैसे मैं स्टील पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे से और बताऊंगा, इसका प्रूफ के साथ बताऊंगा इसको कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस सब तेजी हो, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस सब तेजी हो, जेड बराबर आई बाय वाई मैक्सिमम कर लेते हैं, ठीक है। ये जेडपी के बारे में आपको बताऊंगा जब स्टील स्ट्रक्चर में डिस्कस करते रहूंगा, इसको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये देखो, थोड़ा जब आप स्टील पढ़ते हो ना, प्लास्टिक एनालिसिस, एंड आई थिंक फ्रॉम देयर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। क्या क्वेश्चन, अपर बाउंड थ्योरम, एक अपर बाउंड थ्योरम होता था, एक लोअर बाउंड थ्योरम होता था। तो लोअर बाउंड थ्योरम को बोला गया था स्टैटिक थ्योरम, दिस इज आवर स्टैटिक थ्योरम, एंड अपर बाउंड थ्योरम इज कॉल्ड आई थिंक काइनेटिक थ्योरम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देख लो कि अपर बाउंड थ्योरम के लिए कौन सा अनडिफॉर्म्ड स्टेट, लार्ज रोटेशन, स्टैटिकल मेथड, फिर क्या मैकेनिज्म मेथड। तो आई थिंक अपर बाउंड थ्योरम वुड बी गो विथ मैकेनिज्म मेथड, ओके, एंड लोअर बाउंड थ्योरम इट इज 100% श्योर इट वुड बी गोइंग विथ स्टैटिकल मेथड। इक्विलिब्रियम फोर्सेस, नाउ you have left with equilibrium forces and ductility of the material, and equilibrium of forces it would be going with undeformed state, yes, and obviously if any body which is in equilibrium, it means kya, it would be in undeformed state. Ductility of the material means kya, large rotation would be possible here, okay, that would be d is equal to 2, okay. And I think options were given, but I have not taken that, okay. From here it will be very clear to you that which option would be going with what option, okay. चलिए एम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स आर इन रिएक्शन, ये है, तो इसका क्या है कि इतना अगर लेस देन 3J नीड्स है, तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेंबर्स कम है तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस का ये, ठीक है। चलिए देखिए, एक है थोड़ा सा, द मुलर-ब्रेसलॉफ प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी फोर्स फंक्शन, सुपरपोजिशन ऑफ लोड इफेक्ट्स, राइटिंग वर्चुअल वर्क इक्वेशन, नॉन ऑफ द अबव।
तो भैया मुलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल ऐसा बनता है, लगा लो इन्फ्लुएंस डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फिर से देखो, फिर से कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शंस नहीं लिया है, बट आई हैव टेकन द क्वेश्चन एंड फ्रॉम दैट क्वेश्चन योर कंसेप्ट वुड वेरी क्लियर। ओके, एक्सल बेंडेक्सिन है, हार्डी क्रॉस। अगर हार्डी क्रॉस की बात करो, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ कर्व्स, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हार्डी क्रॉस अगर आपको रिमेंबर हो तो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, विंकलर याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ कर्व्ड बार भी यूज किया जाता है। विंकलर टू बी यूजिंग थ्योरी ऑफ कर्व्ड बार। सेंटमेनान, ये आपको अगर याद हो तो आपको मैं ये जो क्या था ना, थ्योरीज ऑफ फेलियर, वहां पे सब डिस्कस करते थे। क्या जो था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, और जो एक्सल बेंडेक्सिन जो बच जाएगा भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। याद रख लेना, इसको भी बोला जाता है भैया एक्सल बेंडेक्सिन। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, ये पूछ ही दिया, देख लो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को क्या बोला जाता है, एक्सल बेंडेक्सिन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अगर देखते हो, द मोमेंट required to rotate the near end of a prismatic beam through unit angle without translation when the far end is fixed. I think इस तरीके से कुछ सीन बन रहा है। अगर far end फिक्स हो तो क्या होता था, 4EI upon L, ये होता था ना बाबू, 4EI upon L। कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया है। 4EI upon L ऑप्शन में होगा, वो 3EI upon L होगा और एक होगा 4EI upon L। और एक चीज समझ लो, अगर फार एंड फिक्स है तो 4EI upon L लिख लिए, अगर फार एंड हिंज होता दैट वुड बी 3EI upon L। ठीक है, अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब क्या लिखा है, अ प्रॉपर्ली कंस्ट्रेंट रिजिड सिस्टम हैज सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगला देखते हैं, A properly constant rigid system has several degree of freedom। समझ लो, पूरा एक तरीके से समझ लो ना, एक तरीके से क्या है, रिजिड है, तो ये तुम थोड़ा बोल सकते हो कि several degree of freedom होगा ना, नहीं होना चाहिए। The number of degrees of freedom of a locomotive moving railway track is only 2 नहीं होता है, ट्रेन के लिए 1 होता है, ट्रेन के लिए 1 होता है। ठीक है, ट्रेन के लिए 1 होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, व्हाट इज गिवन हियर, A floating ship has 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही बात है भैया, सही बात है। तो देखो, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर भी अगर ऑप्शन गिवन होता, ऑप्शन गिवन ही था, मैंने ऑप्शन को नहीं लिया है, केवल ये करेक्ट आपको दिखेगा। याद रखना, ट्रेन में 1 डिग्री 3, ठीक है, 1 हो गया। और अगर फ्लोटिंग शिप की बात करते हो, यू वुड बी हैविंग 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक 1 हो गया, एक 6 हो गया। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में तब तक बताइए आप लोग। A suspension bridge with a 2 hinge stiffening girder is statically indeterminate होगा 1 डिग्री का, याद रखो। Indeterminate to suspension bridge with a 2 hinge stiffening girder is statically indeterminate to 1 डिग्री। क्लियर, चलिए देखते हैं। चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन छोड़ो ना, नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, मुझे पता है ना क्वेश्चन क्या है। देखो, ऐसे कैंटिलीवर बीम की मैंने कह रहा है कि ये जो पॉइंट M दिख रहा है आपको, एट पॉइंट M रोटेशन इज 0। देखो, इट इज इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट एट पॉइंट M रोटेशन इज 0। इसका मीन्स क्या होगा, रोटेशन इज 0 मीन्स क्या होगा कि अगर मान लो इस लोड को मान लो छोड़ दो कि नहीं है, ये जो टी है कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, कुछ इस रोटेशन आएगा यहाँ पे। ठीक, अगर इस लोड को हटा दो तो इसके कारण से कुछ ऊपर की तरफ टेंड करेगा, ऊपर की तरफ रोटेशन आएगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर आपका रोटेशन 0 है तो मतलब ये हुआ कि इस लोड के कारण जितना रोटेशन होगा दैट वुड बी इक्वल ड्यू टू द ये दिस फोर्स S। समझ रहे हो, रोटेशन
caused by this force T would be equal to the rotation caused by this force। तभी तो भैया इस पॉइंट पे अपना क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अपना क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन में बस इतना कह दिया गया है कि भैया एट पॉइंट टाइम योर रोटेशन है 0, इस पॉइंट आपका रोटेशन 0 है। समझ रहे हो बात? तो क्या हो जाएगा, इसके कारण जो बस लोड के कारण इधर ले जाएगा और इसके लोड के कारण जो दोनों रोटेशन इक्वल होगा। इस पॉइंट पे ही देखना है आपको। कहां पे देखना है, इस पॉइंट पे ही देखना है। देखो देखो समझना क्या सीन है, देखो समझो। देखो मान लो कि मैं बात कर रहा हूं कि ये नहीं है, अभी यही है, तो कुछ इस तरह से जाएगा, यही रोटेशन यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा बताओ। अगर देखो डिफ्लेक्शन ऑफ पीएल क्यू अपॉन 3i, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, थीटा, दैट वुड बी पीएल स्क्वायर अपॉन 2ei। तो टी इंटू एल प्लस एल, 12 का होल स्क्वायर अपॉन 2ei इज इक्वल टू, हाँ अब इस फोर्स के कारण भैया देखेंगे, अब इस ये फोर्स का काम हो गया, इसको छोड़ दो। अब हम लोग इस फोर्स के कारण देखेंगे भैया इस पॉइंट पे क्या रोटेशन आती है। तो व्हेन यू विल ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, है ना, इस तरीके से आपको दिखते रहेगा, है कि नहीं, है ना। तो ओवरऑल तो देखिएगा, यहां से ध्यान से देखिए, इस तरह से कुछ दिखेगा आपको, समझ रहे हो। यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब अगर रोटेशन की बात करो भैया इस पॉइंट पे, तो यहाँ जो रोटेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ रोटेशन, वही रोटेशन यहाँ भी होगा। मतलब ओवरऑल जो रोटेशन होगा यहाँ पे वही रोटेशन होगा जो इस लोड के कारण होगा, ठीक है, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो इस लोड के कारण यहाँ जो रोटेशन होगा दैट वुड बी इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपॉन 2ei एस इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2ei। सिंपल। What you have to do next? You just have to cancel out this, and you will get your ratio T by S. And in the question, it is being asked T by S. What you have to calculate? T by S. And from here, you will calculate T by S is equal to 1 by 4. Okay? This would be your correct answer. Okay? We are moving towards the next question. Again, this is the same question, but in this question it is asking about the deflection at C is 0. In the previous question it was given that rotation at C is 0, but in this question for the given beam system at shown if the deflection at C is 0, फिर से again बात वही हो जाएगी। अगर भैया डिफ्लेक्शन 0 बता रहा तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि भैया इस लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पे, वो इस लोड के कारण जो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा वो दोनों क्या होगा, दैट विल बी इक्वल। क्लियर? बस कर लो। ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, 3/8, 5/8, 3/16, 5/16। देखो कभी भी क्वेश्चन में आपको बोलता हूं तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ ओनली, ओके, बिकॉज अब तो मैं लाइव सेशन लेने रहा हूं कि आई विल गिव यू मोर टाइम, ओके। whenever you feel comfortable just stop the video and solve by yourself. If you would not find by yourself to solve this question, you just go through the solution, then after practicing I think 1 or 2 times, then you be able to solve, you would be able to go through the solution, ठीक है। चलिए बस करना कुछ थोड़े है, जो कंसेप्ट बताया वही करो। मैं बंदे से बात कर लेता हूँ, इस बंदे की बात कर लेता हूँ। भैया आपके कारण से कितना डिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पे, बोला मैं इधर से इधर जाऊंगा, भैया कितना होगा, P इंटू 12Q अपॉन 3i, खत्म। हाँ चीजें यहां बनती है, देखो अब बंदा बोला कि सर आपने तो बता दिया कि इस फोर्स के कारण कितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया, ठीक। हाँ अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो लोड लग रहा है ऊपर की तरफ Q, ये जो लोड लग रहा है ऊपर की तरफ Q, इसके कारण से यहां पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, बस समझना। इस पे डिफ्लेक्शन 0 बोला, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल देना। इस पे डिफ्लेक्शन 0 करने का मतलब ये हुआ कि इस लोड के कारण यहाँ पे जितना डिफ्लेक्शन होगा इस लोड के कारण भी उतना ही डिफ्लेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, सिंपली डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करोगे, कर दिया ड्रॉ, देख रहे हो। यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये वाला डिफ्लेक्शन तो यहाँ पे आएगा ही, प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ जितना रोटेशन होगा दैट विल बी रोटेशन, टेन थीटा यूज करोगे तो P अपॉन बी, टेन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन बी, P क्या हो जाएगा। अब देखो जिसको डिफ्लेक्शन क्लियर नहीं है तो मैं डिफ्लेक्शन अनअकैडमी में पढ़ा दिया हूँ, अनअकैडमी जाकर पढ़ लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, थीटा इंटू बी,
समझ रहे हो ना, टेन थीटा बराबर ये पी है ये बी है, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो पी क्या हो जाएगा थीटा इंटू बी, बस। तो यहाँ तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा ही, इतना तो आएगा ही प्लस इतना, तो इसी पर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, इतना क्या हो जाएगा ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा पी एल क्यू अपन 3i मतलब क्यू एल क्यू अपन 3i प्लस प्लस क्या हो जाएगा थीटा इंटू बी, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ यही रोटेशन ये थीटा इसका थीटा है, इसका रोटेशन क्या हो जाएगा क्यू इंटू एल स्क्वायर अपन 2i, क्यू इंटू एल स्क्वायर अपन 2i इंटू ये यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है भैया, ये डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है एल दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई एल, बस सिंपली सॉल्व करते जाना भाई। इसमें हम क्या ले लिए क्यू एल को अपन ई आई कॉमन ले लिए, मस्त इसको सॉल्व किए, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर, आई थिंक इट वुड बी p by q इक्वल टू 5/16, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन में 5/16 गिवन था, देख लो p by q पूछा तो 5/16 से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5/16 दिख रहा है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर देखो, इसे तो क्वेश्चन हो गया है बाबू, the maximum bending moment under a particular point load among a train of point loads crossing a simply supported girder occurs when that load is at mid span, at 1/3 span, at 1/4 span, so placed that the load point and the point of CG of the train of loads are equidistant from the mid span. That is correct. ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, if a cantilever beam of length L, okay, and flexibility EI, okay, carries a moment m at free end, okay, the deflection at the end is, भैया मैं बताया था ना ऐसा कुछ सीन बने, अगर कैंटिलीवर बीम है अगर मोमेंट m लग रहा है तो यहाँ पे ml स्क्वायर अपन 2i होता है, ऑप्शन में गिवन होगा, ऑप्शन मैंने नहीं लिया है, ऑप्शन में गिवन था आई थिंक ml अपन 3i, जो भी होता ऑप्शन में गिवन था, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टिक दिस ऑप्शन ml स्क्वायर अपन 2i, क्लियर। इसलिए क्या क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड W, पूरा का पूरा W एंड द कंसंट्रेटेड ऑफ W, करेक्ट, इस पे डिफ्लेक्शन क्या है, द नेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेम, इस पे आपको क्या निकालना है डिफ्लेक्शन निकालना है, नेट डिफ्लेक्शन, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, दोनों क्या कर लोगे माइनस कर लोगे, एक होता है WL टू द 4/80i, but it is not here given W, small w is not given, small w that is kilonewton per meter, here total load W is given, what you have to do, WL into LQ upon 80i, and your W into L would be क्या कैपिटल WLQ upon 80i, भैया इस पे क्या होता है PLQ upon 80i, सॉरी 80i बोल रहा है, अगर ये तो अगर WL to the 4/80i हो गया, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ PLQ अपॉन, अगर ऐसे अगर ऊपर जो लोड लग रहा है ये वाला इसके बाद क्या हो जाएगा PLQ अपॉन 3 जाएगा, फिर 12 में से छोटा आप घटा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर, इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। यही था क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है देख लो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज दैट कैन बी डिटरमाइंड इन अ कंकरेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज दैट कैन बी डिटरमाइंड इन अ कंकरेंट कोप्लानर सिस्टम, कोप्लानर फोर्स सिस्टम में दो भैया याद रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन दो, ये क्वेश्चन देखो मैं अभी बताया था ना, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट क्रॉस सेक्शन T है, सॉरी क्रॉस सेक्शन की मैंने टॉर्क T है, आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना भी बताया था, आपको याद है T by P बराबर टॉ बाय आर निकाला था ना, टॉ मैक्सिमम क्या आ रहा था 16 T by pi dq, क्या आ रहा था जी 16, यहाँ लिख देता हूँ आपको 16 T by pi dq, यही आ रहा था आपका 16 T by pi dq, यही आपका आ रहा था जी, तो यही उत्तर, टॉ आपको क्या डायमीटर निकालना है, इसको भेज दो टॉ इधर भेज दो, तो 16 T by pi टॉ लिख लो और इस पे 3 लगा दो, वही हो जाएगा आंसर, देख लो 16 T by pi dq यही हो जाएगा भाई, समझ रहे हो बात, टॉ बराबर 16 T by pi dq आया था ना शुरू में, यहाँ पे देख लो शुरू में ही आया था, देखो टॉ बराबर 16 T by pi dq, यहाँ से d निकालना है तो टॉ किधर भेजोगे 16 में पाई और टू द पावर क्या हो जाएगा 1/3, देख लो क्लियर है, चलो एक नंबर बढ़िया है, चलो तो आज का अपन क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, एक और क्वेश्चन बच गया, देखो ये बार ऑफ डायमीटर 40 mm एंड 4 मीटर लॉन्ग इजीली फीचर्ड इन, और कितना जब से देखो भैया ऐसा कुछ सीन बन रहा है,
ऐसा सीन है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, कुछ पॉइंट पे कुछ लग रहा है कितना 600, तो उसको आप एक्सेल फोर्स में कन्वर्ट कर लो। मान लो कि ये इधर लग रहा था फोर्स, ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, तो ये टीए हो गया, ये टीबी हो गया, टीए प्लस टीबी जो होगा ये 600 के बराबर हो जाएगा। आप क्या करना, जहां पे ये टॉर्क लगा रहा है वहां पे क्या करना, मान लो ये सी है, ये ए है, ये बी है, क्या हो जाएगा, जो थीटा सी ए होगा वही क्या हो जाएगा, थीटा सी बी होगा, ये दोनों इक्वल कर देना। भाई थीटा को क्या करोगे, थीटा सी ए बराबर थीटा सी बी, थीटा कैसे निकालोगे, टी बाय आई पी बराबर टॉ बराबर जी थीटा वैल्यू होता है ना, जी, यहाँ से थीटा आप कैलकुलेट कर लोगे टी करके, ठीक है, वहां से आपको टी और टी भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का अपन इतना ही लेक्चर लगते हैं, साइनिंग ऑफ, दिस इज सौरभ, ठीक है। मोगेम्बो सीरीज चल रही है 5000 क्वेश्चन, और अगर मजा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके बाय। और मजा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बंदे कर लो, ओके। चलो, लव यू ऑल।